अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुल्क की आबो हवा आजकल जो चल रही है वो आपको पता है और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और आप सब भी यही दुआ करें कि जो भी हो हमारी बेहतरी के लिए हो। अल्लाह जो हमारे लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं उनके लिए भी दुआ करें कि वो भी खैरियत से अपने घर वापस लौटें। कुछ ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि उनके घर वालों को सफ़र करना पड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो घर से निकले हुए हैं उनको भी कोशिश करनी है कि जो फोर्सेस आपको रास्ते में मिलें उनकी बात को ज़रूर समझें, ज़रूर सोचें, क्योंकि वो लोग हमारे मुल्क के अमन के लिए वहाँ मौजूद हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। ये एक मेरा मैसेज है, इसको ज़रूर समझिएगा। आपको ना धरने से मना किया गया है, ना एहतजाज से मना किया गया है, किसी चीज़ से मना नहीं किया गया, पर पुरअमन होकर आपने करना है। किसी चीज़ को नुकसान ना दें, क्योंकि आप वो नुकसान किसी एक इंसान को या हुकूमत को नहीं, अपने मुल्क को नुकसान देंगे और उस नुकसान से बचें आप। और इसी के साथ साथ अपना शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है, काफ़ी दिनों बाद आए। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि आज मैं डॉक्टर साहब को काफ़ी दिनों बाद जो है वेलकम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब गायब थे काफ़ी दिनों से, मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और यकीनन मसरूफियात जब ज़्यादा हो जाती है तो कोई एक आध चीज़ को माइनस करना पड़ता है, पर वापस वो हमारे पास आज मौजूद है। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल वेल गुड और एवरग्रीन। डॉक्टर साहब आप काफ़ी दिन जो है शो पे नहीं आए, मसरूफियात थी आपकी, तो उस मसरूफियात के बाद फिर दिल हुआ कि वापस चलो मैं आऊँ और फिर ज़रूर जो एक सिस्टम चल रहा है उसको ऑन करूँ। तो मिस आपने कभी कभी किया हमारे शो को कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, और आज वो वही कहते हैं कि सुबह का भूला घर वापस आता है। शाम को अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, हम शाम को वापस अपने घर आए बात है। और यही एतमाद था कि हम आएंगे और आप लोग उसी तरह मोहब्बत से हमें वेलकम करेंगे। हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी हमें वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह फिर एक बार एक अच्छा प्रोग्राम होगा। बिल्कुल ज़रूर। डॉक्टर साहब हमारा पहला जो टॉपिक है डेंगू, क्योंकि आपको पता है डेंगू के जितना डेंगू पाकिस्तान में, और मैं ख़ासकर कराची की अगर बात करूं क्योंकि कराची से शो कर रही हूं, तो डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया और हर दूसरे शख्स को आप देखेंगे डेंगू। तो डेंगू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और हम लोग जिस तरह से हम लोगों की एक चीज़ है कि कोई भी हमें बुखार किसी किस्म का भी होता है तो सबसे पहले कोशिश होती है घर से इलाज कर लें या फिर गली के नुक्कड़ पर जो एक छोटी सी क्लिनिक बनी है वहाँ चले जाएँ, टेस्ट प्रॉपर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या टेस्ट ना करवाने की वजह से डेंगू कितना ख़तरनाक हो जाता है, पहले तो हम उस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ऐसा है कि बुखार कोई भी हो, टेम्परेचर कोई भी हो या बीमारी कोई भी हो, अगर उसको आप ट्रीट नहीं करते हैं तो वो डेंजरस हो जाती है। कुछ बुखार और बीमारियाँ ऐसी होती है जो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, यानी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि कोरोना जैसी चीज़ें जो हमारे मुल्क में आई थी, वो खुद सेल्फ लिमिटेड दी थी। वो जो उनके लिए जो बीमारियां जो डेवलप करती थी, यानी जैसे बुखार हो गया, सांस के मरद हो गए, जो सिम्टम साइन डेवलप होते थे उनको ट्रीट किया जाता था और बुलाकर उसकी वैक्सीन आ गई है। सेम टू सेम डेंगू के साथ है। डेंगू भी एक वायरस, एक जरासीम है, एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है कि जो समझिए कि जो साउथ अफ्रीका और अमेरिका इन लोगों से आते थे, और ये जो फैमिली थी ये येलो फीवर होता है एक वायरस, उससे बिलोंग कर रही थी। येलो फीवर बहुत डेंजरस बीमारी थी, इसने हमारे अफ्रीका और अमेरिका में बड़ी तबाहियाँ की थी। उसी से लिंक करके ये डेंगू हमारे मुल्क में आया और हमारे मुल्क में जब ये आया तो ये मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बन के आया। इसने अपने तौर पर यह डिसाइड किया कि आप लोग कितनी सफाई रखते हो। मुसलमानों से सवाल किया कि आप लोग अपने इस्लाम को कहते हो, अपने मज़हब को कहते हो कि सफाई निस्फ ईमान है, तो मैं तुम्हारी सफाई को कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ। और ये आया कैसे कि जब आप एक साफ़ पानी घर में रख देते हैं एक बाल्टी में या किसी में स्टोर करके, मॉर्निंग सेशन में जब आप नमाज के लिए उठते हैं तो वो तो पानी बहुत साफ़ होता है ना, तो ये उसी में पानी में जाके ब्रीडिंग करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, वहीं जाके स्टोर हो जाता है। जब आप वजू कर रहे होते हैं, जब पानी कर रहे होते हैं, को भी सफाई पसंद है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग है ना, ये मुसलमानों के लिए चैलेंज था। यानी आप अच्छाई में भी बुराई निकल रही है आपकी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग डेंगू आया था हमारे पास। तो आप पहले तो ये होता ना कि आपने हाइजीन सही नहीं की, आपने गंदगी फैला दी। तो हमने इस मौजू पे तो बात कम ही कर रहे हैं ना, डेंगू के हवाले से आप हाइजीन की बात नहीं कर सकते, इसलिए कि उसने आना ही साफ जगह पर है। साफ जगह पे, ठीक। अब सवाल ये कि इस्लाम की जो पॉइंट है
क्या इस सफाई निफ्स ईमान है, उसमें कुछ चीजें कबाहत हैं, कुछ मजीद एडिशन है उसके अंदर। आप सफाई तो रखें लेकिन मुकम्मल तौर पे सफाई रखें और अपने कीड़े मकोड़ों को फिर भी साफ करें आप। पर हमें इस्लाम में और भी बहुत सारी चीजों से तो रोका गया ना डॉक्टर साहब, सफाई का कहा गया है, पर आप देखिए और भी बहुत सारी किताबों में मैंने ये भी पढ़ा कि हम लोग जैसे जहाँ नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, वहाँ आपने जो अमूमन बच्चों को लोग माएँ जो है वो वॉशरूम भी करवा देती हैं, ये भी मना किया गया है। ठीक है, ये मैं आज औरतों के लिए बात कर रही हूँ। ये देखिए ये चीजें आप जरूर पढ़ा करें। हम यूट्यूब पर जाके बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पर इन चीजों को जरूर पढ़े। फिर हम मुंह धो के इससे अपना हाथ, ये कपड़ा जो है कफ, इससे साफ कर लेते, मुंह कमीज के दामन से साफ कर लेते, इससे रिस्क कम होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रोका गया। मतलब सफाई निस्फ ईमान है, उसके साथ आपको बताया गया है कि आपने सफाई के साथ कौन कौन सी चीजों से अपने आप को सेफ रखना है। अगर पानी खुला है तो आपको बताया गया कि उसको आपने कवर रखना है। बिल्कुल आप सही कह रही है। इसमें एक बड़ा ब्लेंडर भी हुआ है हमारे लोगों से, जो सफेद पोश लोग थे। उन्होंने क्या किया कि बाथरूम जो है, यानी जो वॉशरूम है वो और जो कमोड सिस्टम है जो बाथरूम का, वो दोनों एक साथ मिला दिए, वो अटैच कर दिए। यहाँ आपका कमोड है या WC है और यही बराबर में आप नहा रहे हैं। तो आप देखिए ना, जो भी आपकी चीजें हैं उसमें इन्फेक्शन जो वो तो आ रहा है ना आपका। आप कैसी सफाई हो रही है आपकी? आपने सफाई को निकले क्रॉस करके आए, वो आपका जरासीम लग गया आपको। ये तो वो जरासीम है जो हर जगह पाए जाते हैं, हर वॉशरूम में पाए जाते हैं। और कहते यही है कि अटैच बाथ नहीं होना चाहिए, साइंसी एतबार से नहीं होना चाहिए। और अगर मौजूद है तो उसका दरवाज़ा हर बार बंद रहना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा अगर रूम में खुल रहा है, आपके अटैच बात हो रहा है आपका रूम में, तो बंद रहना चाहिए। खुला बाथरूम बिल्कुल नुकसानदेह, ये तो इस्लामिक शरीयत है और साइंस भी बताती है इस बात को। तो मैं बात कर रहा था सफाई के साथ। तो डेंगू इस तरह से फैले। अब आपने सोचा कि चलो सुबह का टाइम निकल गया, अब वो मगरिब पे आ गया, समझे ना, मगरिब के टाइम पे आ गया, आपने हाथ धोया, वो वहाँ से अटैच हो गया। अच्छा, अब इसकी मदद किसने की? इनकी मदद इनकी हम नस्ल ने की, यानी मच्छरों ने की। अच्छा, मच्छरों के साथ सफाई हो या ना सफाई हो, उनके लिए बराबर है। उनके लिए कि अगर आपने सफाई नहीं की तो उनके लिए बेहतरी है। अब ये हुआ कि एक डेंगू ने एक मरीज को काटा। अब वो मरीज जो है वो आपके दिन में मौजूद है। अब आपने क्या किया कि वो जो दूसरे मच्छर गंदगी वाले थे, वो मच्छर आए और उन्होंने बाइट किया आपको। अब जो आपको बाइट किया, अब वो खून आपका ब्लड वो उसने सक कर लिया, अब वो जरासीम उधर चला गया। तो वो फिर किसी और को अगर काटेगा तो वो डेंगू का, ओ मेरे अल्लाह। अच्छा, ये जिस है तरह से डेंगू के मरीज अगर एक घर में होता है, तो ये हुआ फैमिली में कि एक कोई था और फिर 4 लोगों को हो गया। मैं ये सोच रही थी ये डेंगू का मच्छर इनके घर में कहीं छुपा हुआ होगा, वो असल में ये कहानी है। वो मच्छर जो डेंगू था वो तो खत्म हो गया, वो तो निकल गया, वो बाहर आपके रोशनदान खुले हुए तो वो बाहर चला गया उधर से वो। अब ये जो घूम रहा था ये, अब उसने सोचा कि अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत के साथ यहाँ मैं आपसे जरूर एक सवाल पूछूंगी कि मैंने ये सुना है कि डेंगू का मच्छर काटने के बाद मर जाता है, ये सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बल्कि वो और जिंदा हो जाता है वो डबल हो जाता है। वो आपका खून पी के और उस मच्छर वाला खून पी के एकदम हेल्थी हो जाता है, फिर वो और एक्टिव हो जाता है। अब उसमें सेल जो है, अब वो जहाँ भी काटेंगे दूसरों को सब फैलते चले जाएंगे। अच्छा, घर में मच्छर होते ही है, 1 या 2 3 है। आपने ये कहा कि नहीं हमारे घर मच्छर नहीं, एक आध होगा, भाई वो एक आध तो है, वही तो किंग है। वो ये मॉस्किटो एनोफिलीज कहलाती है, फीमेल होती हैं। ये फीमेल जितने भी हैं आप देखें फीमेल इतनी खतरनाक है, यानी कि अच्छा ये जो डेंगू का मच्छर है ये फीमेल है, मेल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, फीमेल से बच के रहे। अब आप देख लीजिए, हम एक छोटी सी मिसाल दूं, कोबरा के नागन मशहूर है, नाग मशहूर नहीं है, समझे ना। तो ये फीमेल जितनी भी है, ये इनको अपनी नस्ल बढ़ानी होती है। तो ये नस्ल बढ़ाने के में एक बच्चा को काटा, पे इन्होंने जाके आगे बढ़ी, फिर दूसरे को इनकी नस्ल बढ़ रही है इन्हीं की। और ये अलग बात है कि उनको ये नहीं पता चला कि उनकी मच्छर वाली बढ़ रही, मच्छर वाली नहीं बढ़ रही, डेंगू वाली बढ़ रही है। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने साफ सुथरा रखें और दोनों को रखें। यानी जैसे आप कह रही थी कि वॉशरूम को साफ रखें, अब देखिए ना, आपने नहाया एकदम उसी पर डेंगू ने आपको बाइट किया, आप अंदर जानी तो आपके वॉशरूम में वो भी गंदे थे, इतने साफ नहीं थे, वहीं कोई मच्छर था, ठीक है, वो जाते जाते आपको वहीं काट गया। ठीक है, कमरे में आपके कोई नहीं है मच्छर। देखिए ये बड़ी अहम पॉइंट है ये ना, ये नहीं बाथरूम से निकलते हुए आपको बाइट हो गई। तो अब आपको सफाई भी रखनी है, तो पूरी सफाई करनी है, एक एक चीज की, आपको बाइट से बचना है। इसीलिए हम डेंगू के पेशेंट को कहते हैं कि आप अगर नहीं घर में हिफाजत कर सकते,
यानी आप मच्छरदानी लगा लें, अपने को सेव कर लें। क्यों, मच्छर का कुछ पता नहीं है, आपसे जो मिलने आ रहा है हो सकता है उसी के अटैच हुआ वो। मच्छर चिपक जाते हैं, समझे ना। वो आए, आपने बातचीत की, वो आपको काट गए, फिर काट गए, या उसको काटा हुआ मच्छर वहीं कहीं छुपा हुआ है, आपने हाथ मिलाया, वो आपको लग गया, अब आपने घर ले गए, अब आप शुरू हो गया। इसलिए ये स्प्रेड हुआ है ये, समझे ना। हुआ ये था कि जो अभी हमारा जो सैलाब आया था, यहाँ जरासीम बहुत ज़्यादा फैल गए थे। तो ये चूंकि सारी गंदगी फैली थी ना इधर, तो इधर सारे मॉस्किटो फैले थे, एनोफिलीज फैली थी, इनमें डेंगू नहीं था। डेंगू वाले अफराद साफ सुथरी जगह से जब निकले तो उन्होंने इनको काटा, जब उन्होंने उसको बाइट किया तो ये फैलना शुरू हुआ। ये वबा इसलिए ज्यादा होगी थी। मैंने पहले भी इंटरव्यू में शुरू में कहा था ये सैलाब के सिलसिले में कि देखिए बैरियर बनाया जाए। हर शख्स को, एक तो हमारी पॉलिसी मुल्क की बड़ी अजीब है, जो प्रॉब्लम होता है वो खुली बैरियर कोई बनाते ही नहीं। आ जाओ कराची, आ जाओ कराची, आ जाओ लाहौर जाना है लाहौर चले जाओ, पेशावर जाना है खुले आम है। आपको बैरियर बनाए, एक चेकअप करें उधर पॉइंट पे। आप तो कह रहे आप जो ना एक चेकअप करें पॉइंट का कि वहाँ पर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, फिर जाके आप एंट्री दें। अब इतने लोग हैं, मैंने खुद देखा मेरी क्लिनिक में जब लोग आए तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप लोग किधर से आए? वो कहने लगे हम जो है वो लाड़काने से आए हैं, हम जो दादू से आए हैं, हमारे पास ये हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा चलो। अब जब चेक करा तो एक नहीं निकला, उनको डेंगू भी निकला, उनको मलेरिया भी निकला और कुछ को टाइफाइड भी निकला है। अब उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, हमें डेंगू कैसे हो गया? डेंगू ऐसे हो गया कि जब आप निकल रहे थे तो आपको कुछ लोग सफेद पोश भी तो देख रहे थे ना, उनको डेंगू था, वहां से उनसे डेंगू, उन्होंने उनको काटा, उनके उधर पड़ रहा, इस तरह से एक्सटेंड करता चला गया। तो हमें ये चाहिए कि हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। एक बीमारी ये नहीं है कि आप डेंगू इलाज हो जाएगा कर लेंगे, चलो टाइफाइड है चलो हम कर लेंगे, कोविड-19 था कर लिया था। देखिए कोविड-19 के लिए आपको मालूम है सारे एयरपोर्ट से जितने भी इंट्रेंस पॉइंट थे हमारे और एग्जिट पॉइंट थे हमने ब्लॉक किए थे, हैं, उनको चेकअप के बाद दिया और ये वक्त एक आया कि कोविड हमारा ओवरकम हो गया। इसी तरह इनके लिए भी करना है और तमाम बीमारियां जितनी भी आ रही हैं इन सब के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि पहले एक आइसोलेट कर लें। देखिए जब आइसोलेट किए ना तो एंडेमिक है वो, अंदर अंदर है। अब वहां से निकला, आगे निकला, ये एपिडेमिक हो गया, ये स्प्रेड कर गया ऑल ओवर। तो भाई ये बहुत डेंजरस चीज़ है। हमारे मिनिस्ट्री हेल्थ को ये सोचना है कि ज़्यादा भी है कि आप उनकी प्रिवेंशन कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उसके साथ साथ उनका प्रिवेंशन ये है कि उनको बैरियर बनाएं, आप उनको लिमिटेड करें, आप सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आप उनको ट्रीटमेंट दे दें आप। अब एक बच्चा जो घर में जा रहा है अपनी फैमिली में सबको हो रहा है, मेरे पास मैंने बताया ना मेरे ऐसे पेशेंट है कि माँ को भी हो रहा है बच्चों को भी हो रहा है। तो अब वो बेचारे कहाँ से करें? डेंगू का एक ख़तरनाक बात है, दूसरे बुखार के निस्बत डेंगू में एक डेंजरस पॉइंट है और वो ये है कि हमारे जिस्म का जो मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है हमारे, वो जो सेल हमारे होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक जहाँ WBC वाइट सेल कहते हैं, वहाँ प्लेटलेट काउंट कहते हैं, प्लेटलेट सेल होते हैं। ये प्लेटलेट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड के सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये डेंगू बड़ा शैतान, ये आके उसको अटैक करता है, यानी जैसे ही उसने एक सेल को अटैक किया। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ बड़े कम डिस्कशन में आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लेंगे तो डेंगू को समझ लेंगे आप। ये गया सेल को काटा ना, अब ये सेल के अंदर चला गया, अब वो जो एक सेल है अब पूरा होगा पूरा डेंगू बन गया वो। यानी आपके जिस्म का सेल प्लेट अब वो आपकी हिफाजत के लिए नहीं है, अब वो आपके नुकसान के लिए है। वो अब वो सेल क्या किया, उसने उसको डैमेज करके ख़त्म कर दिया। अब जितने सेल गए थे जल्दी जल्दी डैमेज होना शुरू हुआ, ये सेल गिरने शुरू हुए। जैसे ये गिरने शुरू होंगे, इनका जो सबसे अहम काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, ब्लड को रोकना, अखराज ब्लड जो बॉडी से होता है उसको प्रिवेंट करना। अब आपके पास तो कोई चीज़ रही नहीं ऐसी, वो तो ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा जैसे ही एक हद हुआ वो ख़त्म हुआ, आपका हार्ट बंद होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, आपके किडनी फेल होने हो जाएंगे। ये सब एक नहीं है कि हम ये कह दिया कि यार सेल आपके कम हो गए, प्लेटलेट काउंट हो गया, इसको पूरा करो। नहीं, आप अपने दिल को बचाएं, आप अपने गुर्दों को बचाएं, आप अपने दिमाग को बचाएं, जब जाके आप सेफ होंगे। ब्लीडिंग होने का भी खतरा है, कहीं से भी ब्लीडिंग होगी, आपका ब्लीडिंग हुई, आपके एक ब्लीडिंग तो नजर आ रही है आपको, एक ब्लीडिंग अंदर है, अंदर समझे ना, वो माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें बहुत सोच समझ के देखना है, जहाँ सेल हो रहे हैं, जहाँ सेल प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, उनका इलाज बहुत ही प्रॉपर मौजूद है।
हर अस्पताल में मौजूद है। फौरन आप घर में इस मरीज को कभी भी नहीं रखें, आप क्लिनिक में जाएं और इसको बेहतर से बेहतर करें। तो आजकल बने हुए ना, सेब का जूस पी लें, पपीते के पत्ते का जूस पी लें और फिर डॉक्टर बन जाएं। हाँ। ये वाली चीज भी तो है और लोग कर रहे हैं, मतलब। हाँ, देखिए वो एक प्रोडक्शन है। हाँ। आपका डाइट क्या होना चाहिए, मैं अभी मैंने कहा हम आगे जाके इस पे जरूर बात हम थर्ड सेगमेंट में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई एक गांव है, विलेज है, वहाँ ये हो गया तो वहाँ पर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कैसे हो सकती है, ये भी हम बताएंगे आगे जाके। तो बात वही है कि हमने ये देखा फलों से और सब्जियों से ही तो इलाज होते थे ना। बिल्कुल होते थे। बात ये है कि इसीलिए बिल्कुल हर कोई पहले शहर की तरफ तो नहीं भागता था, तो वहीं पे भी सब चीजों का इलाज होता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि डेंगू में मलेरिया भी आ गया, टाइफाइड भी आ गया। टाइफाइड जो है वो मलेरिया में अगर आ जाता है तो 2 से 3 हफ्ते टाइफाइड को लगते हैं। मलेरिया अगर डेंगू में आ जाता है तो 3 से 6 दिन मलेरिया में लगते हैं। डेंगू जो है 1 हफ्ते का बीमारी है, 3 से 7 दिन, 3 to 7 days। ये मैंने देखा है कि अल्लाह का शुक्र है, जब हम इलाज करते हैं तो तकरीबन गारंटी से मरीज डेंगू से पाक हो जाता है। बिल्कुल, शुरू में टेस्ट कर लें, बाद में टेस्ट कर लें, ये आ जाता। अच्छा, एक बात, अच्छी बात, ये खुशखबरी की बात है कि ये डेंगू जो अभी आया है, वो डेंगू जो 2009 और 13 में आया था और 2 में आया था, इससे ये मुख्तलिफ है। इसकी क्वालिटी तो वही है, मगर इसकी जो पेनिट्रेशन है, डैमेज है, वो स्लो है। अच्छा। या पहले मतलब जो किसी भी चीज का जब वो स्टार्ट में उठता है, अगर बिल्कुल ऐसे ही है, 2 महीने मेरी बात के, तो उस टाइम बहुत पावरफुल होता है, वक्त के साथ वो हल्का हो जाता है। तो अब आप भी समझ गए ना। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। देखिए कोविड का भी यही था, शुरू में बहुत डेंजरस, फिर कम डेंजरस, फिर कम डेंजरस। और एक मतलब भाई हमारी प्रोग्राम में ऐसा हो रहा था तो आपने पूछा था क्या होगा, मैंने कहा अब ये जा रहा है, अब ये एंड हो गया, अब ये फ्लू से मिल गया। अब आप फ्लू में इसमें फर्क कम करते हैं, और अब भी वही बात होगी, उसी स्टेज पे आ गया ना। अब नजला हो रहा है तो उसी में शायद हो सकता है कि कोविड-19 भी पॉजिटिव हो, लेकिन ट्रीटमेंट वही है सबका। तो इसी तरह डेंगू का भी है। 7 बहुत ज़्यादा हुए, 7-8 दिन में ये नेगेटिव हो जाता है। इसके सेल जो प्लेटलेट हैं उनकी जो है उनको बेहतरी करने के लिए हमारे पास बहुत से जो है इन्फ्यूजन्स मौजूद हैं, हम उनको दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मलेरिया हो जाता है तो आपको मलेरिया को भी ट्रीट करना है ना, वो तकरीबन 3 से 4 दिन 6 दिन वो टीके, इंजेक्शन, इंजेक्टेबल एंटी मलेरिया के वो देंगे, तो ये जल्दी सही हो जाता है। वही चीज़ें जो आप डेंगू की हिफाजत के लिए दे रहे हैं, वही चीज़ें मलेरिया के लिए दे रहे हैं, तो मरीज दोनों से पाक हो जाता है। लेकिन जो टाइफाइड के साथ होगा तो 1 हफ्ते में तो ये चीज़ें से हुई, अब 2 से 3 हफ्ते टाइफाइड के लिए चलेंगे आप, लेकिन उसका भी जोर टूट चुका होता है। टाइफाइड का डिफरेंट होता है जी हाँ, लेकिन उसका भी जोर टूट चुका होता है। टाइफाइड एक ऐसी खूबसूरत बीमारी है कि जो पहले हफ्ते चली, डैमेजेस किए, दूसरे हफ्ते की उसने थोड़ा स्लो हो गया, अगर आपने इलाज नहीं किया तो थोड़ा बढ़ गया। अब बढ़ने में क्या होगा, आपने देखा, आपने सुबह उठे करेंगे यार ये तो मुझे नजर कम आ रहा है, ये टाइफाइड कर रहा है। आपने देखा कि भाई वो मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, पेट में दर्द हो रहा है, ये टाइफाइड कर रहा है। आपने देखा चंद केसेस में, सर्जिकल केस में 2 हफ्ते गुजर गए, इलाज नहीं हुआ, आपने देखा कि पेट में बढ़ता बढ़ता रप्चर्ड हो गया, उसमें पाया पेशी से नोडुल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, जो रप्चर्ड होते हैं वो इमरजेंसी बनती है, वो आप जाते हैं। ये तो फिर वो ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाता? बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, बिल्कुल। आप फौरी तौर पे जाते हैं, हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये तो पेरिटोनिटिस हो गया, पूरा एब्डोमेन टेंस हो गया, हम फौरन भेज देते हैं। जब बेचते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है, बच जाता है। लेकिन जो बहुत ऐसे भी केस हैं कि जो देर से पता चलता है, फिर उसमें मेरे ख्याल से चांसेस बचने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गॉड ब्लेस है हमारे डॉक्टरों पे और सर्जनों पे, इंतहाई एक्सपर्ट हो गए। हमारी जो मशीनरी यूज़ होती है लेबोरेटरी की, बेहतरीन यूज़ होती है। तो मैंने देखा कि जिनके बिल्कुल रप्चर हो गए, शॉक में हो गया, वो भी पहुँच गया, भले 2 दिन बाद पहुँचा, लेकिन बच जाता है। अब डेथ इसके अंदर इतनी नहीं हो रही है। हाँ, इसमें क्या होता है, डैमेजेस हो रहे हैं, डैमेजेस का हाथ की ताकत कम हो गई, कान हेयरिंग कम हो गई, ये टाइफाइड में हो रहा है, समझना, हेयरिंग कम हो गई, नज़र कम हो गई, समझना, थोड़ा सा IQ लेवल कम हो गया अगर हमने ट्रीटमेंट सही नहीं लिया। तो ये इस हवाले से टाइफाइड भी डेंजरस है, लेकिन डेंगू का होता है 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका ना मैं आके आपसे एक जरूर पूछूंगी, जो सुनने की और देखने की ये जो कमी आती है उस टाइम पे, तो फिर बाद में जब आप बेहतर होते हैं तो ये बेहतरी की तरफ चली जाती है। सवाल है आपसे वापस आके जवाब लूंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया, कहीं ना जाए। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप यकीन करें आज मैं अपने आप को बार बार टीवी में देख रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, अपने आप को भी देख के कभी कभी माशाल्लाह करना चाहिए कि रब ने कितना खूबसूरत बनाया है। पूछो क्यों, अल्लाह ने जो भी चीज़ें दुनिया में उतारी, चाहे वो फल हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो इंसान है, मर्द है, औरत है, या तीसरे जो हमारे में पाए जाते हैं लोग, उनके लिए भी, सबके लिए माशाल्लाह करें अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने, अल्लाह ने किसी को भी बिना मकसद नहीं बनाया, अल्लाह ने सबको बहुत अच्छा बनाया है। और सबसे पहले आप अपने आप को पसंद किया करें। जब आप अपने आप को पसंद करेंगे तो दुनिया में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब, ये सवाल जाते हुए मैंने क्यों किया आपसे कि क्या टाइफाइड ठीक हो जाता है, जो नज़र में आपको देखने में कमी आती है या सुनने में वो ठीक होती है कि नहीं? वो इस वजह से कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और वो एक टाइम पे जाके उनकी आंखों की नज़र चली जाती है, बिनाई चली जाती है, पर वो फिर प्रॉपर जब शुगर उनकी लेवल में भी होती है, पर होता क्या है कि वो नज़र जो है वो उनकी जा चुकी होती है और वो वापस नहीं आती। ऐसे पेशेंट मैंने बहुत देखे। तो टाइफाइड के लिए ये सवाल इसलिए है कि आया टाइफाइड ठीक होने के बाद क्या हम प्रॉपर जिस तरह पहले देखते हैं वैसे देख सकेंगे और वैसे सुन सकेंगे, या उसी लेवल पे हम रह जाएंगे? सही है। देखिए, जहाँ टाइफाइड का मामला है या शुगर का मामला है, अभी जब मैं बात कर रहे थे हम, तो उसमें जाते जाते मैंने एक छोटी सी बात करी थी ब्लीडिंग के हवाले से। मैं कहा जो अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, यानी माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा होता है या माइक्रो कैपिलरी सिस्टम जो हमारा होता है, वो डैमेज होता है। ये जो है टाइफाइड और शुगर, इन दो में होता है। ज़्यादा बड़ी बीमारियां जो हैं इनमें ये डैमेज होता है। और जब ये डैमेज हो जाता है तो ये परमानेंट डैमेज होता है। अच्छा। यानी इसमें इरिवर्सिबल ये चेंजेस आती हैं। रिवर्सिबल चेंजेस उस वक्त आती हैं कि आप इनिशियली अगर आप पहुंच जाते हैं, आपने आई का प्रॉब्लम हुआ, आपने देखा कि आपको कम नज़र आना शुरू हुआ और ये पता लगा ये शुगर का था, या आपको कम सुनना शुरू हुआ, आपने कहा क्या हुआ, आपने कहा कि या तो मुझे डायबिटीज़ भी था या मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग वो माइक्रो सर्कुलेशन को चेक करते हैं, समझ ना, MRI करा लेते हैं कुछ करके ना। जब हम भी देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या मुकम्मल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। ज़्यादातर मुकम्मल डैमेज होता है, यानी परमानेंट डैमेज होता है, तो ये मुश्किल हो जाती है वापस आना। आज भी आप देखें, बहुत से मेरे पास भी पेशेंट हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के कान नहीं सुनने में नहीं आता, वो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, आपने पूछा ये तुम्हारा पैदाइशी है? कहे नहीं सर, पैदाइशी नहीं था, टाइफाइड हो गया था। देखा ना आपने, एक की देखा हमने, एक की विजन कम हो गई, बच्ची भी नज़र नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या पैदा, नहीं इसको टाइफाइड हो गया था। क्या हुआ? परमानेंट डैमेज हुआ। लेकिन जो छोटे मोटे सर्कुलेशन सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, अगर हमने फर्स्ट और सेकंड वीक पर अगर हमने उनको डिटेक्ट कर लिया तो ये बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। जब वो चेंजिंग आ रही होती है, आपने उसी वक्त जाके आपने उनको ट्रीट कर लिया तो ये ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे डेंगू का है। डेंगू का मैंने ऐसा जब मैं बता रहा था तो मैंने इनकी क्लासिफिकेशन नहीं बताई थी, ओवरऑल मैंने बोल दिया था। ये जो आप बता रही हैं डैमेजेस वाली या जिनमें ब्लीडिंग हो जाती है, ये डेंगू की थर्ड किस्म है। उसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये शॉक में चला जाता है, ये डेथ हो जाती है। ये ज्यादा डेंजरस है, मतलब ये आखिरी इसका वो है। अच्छा, मेन पॉइंट इज कि मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब ये मिला कि जब डैमेजेस ज्यादा हो जाए तो फिर दोबारा ना डायबिटिक पेशेंट और ना टाइफाइड वाला पेशेंट, हो जाता है, फिर उसी में ही रहता खत्म हो जाता है। तो उस लेवल तक ना आने दें अपने आप को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ। तो इसी तरह की जो सिस्टम में डेंगू की एक सिस्टम सिंपल होती है, डेंगू फीवर है, फेब्राइल फीवर है, वो फीवर आ जाता है आपका, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर वो फीवर 103 है तो 104 105 पे जाएगा। यही बुखार जो है इतना डेंजरस होता है कि आपकी को इतनी तकलीफ़ें देता है कि आपकी हड्डियों को तोड़ देता है। ये इसको ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहते हैं, समझे ना। अब पूरे कमर में दर्द, सर में दर्द, टांगों में दर्द होता है, इतना सीवियर होता है। ये 3 दिन तक होता है, हार्डली 2-3 दिन, बस ख़त्म। 3 से तीसरे दिन चौथे दिन जो होता है वो दर्द वगैरह जो आंखों के पीछे हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, वो उसके साथ साथ फीवर कम होने लगता है। अब क्या होगा आपको, उसके बाद बॉडी एक के साथ पैरों में दर्द, खारिश, ईचिंग ये डेवलप होंगी। क्यों हो रही है? और सेल ब्रेक हो रहे हैं। अच्छा। वो जो सेल ब्रेक हो रहे हैं वो ये ईचिंग कर रहे हैं। आपकी बॉडी में बाकायदा लगेगी रेड हो गई है, आप कहेंगे सर ये तो एलर्जिक हो गई। यानी पेशेंट जो आएगा ना वो आपसे ये कहेगा कि सर ये तो आपकी दवाई ऐसी दी उसको एलर्जिक हो गई, ये सारा लाल हो गया। तो हम बड़े मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा हमारी दवा से हुआ है, अभी यही दवाई खानी है,
इसमें मैं ये दे रहा हूँ, देखना कल क्या होता है। जब इसीलिए वो देखा जाता है कि वो स्किन पर रेड निशान तो नहीं आ रहे, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। है। तो ये वो समझते हैं एलर्जी हो रही है, एलर्जी इसलिए नहीं हो रही है, वो जो सेल डैमेज हो रहे थे उससे हो रही थी। हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं तुम्हें। हमने उसको फॉरवर्ड किया और बेहतर दवाई किया, और 2 दिन बाद आए कहेंगे सब चीज़ें सही होगी। और 7वें दिन और 8वें दिन मैं टेस्ट करा लेता हूँ, डेंगू नेगेटिव, सारी चीज़ें प्लेटलेट काउंट ये वो सब बराबर हो जाता है आपका, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं हुई। इसी में क्या होता है, सेकंड स्टेज पे आपने क्या किया, इलाज रोक दिया, घर में रह गए, अब वो मल्टीप्लिकेशन हो रही। पहले स्टेज की तो मिल गई, सेकंड स्टेज की आपको मेडिसिन नहीं मिली, ना कोई सेल पूरे हुए। अब क्या हुआ, इसमें हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, आपके नाक से मुंह से ब्लड। जब ये ब्लड आने लगा तो ये आपके हो गया डेंगू हेमरेजिक डिजीज हो गई। ये डेंगी है हेमरेज ब्लड वाली। अब ये ब्लड वाली चीज़ें, अब ये दो हिस्से हैं, या तो ये शॉक में चला जाए है, अपने इख्तिताम को हो जाएगा, इसमें आपकी डेथ हो सकती है, और दूसरा ये कि यहीं रुक के रिवर्स हो जाए। ठीक है। तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, समझे ना, आपके सेल को पूरा करे, आपके जो डैमेजेस हैं उनको पूरा करे, इसमें चांसेस ज़रा कम होते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, जिनकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है वो शॉक में चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता डेथ होती है। अगर हमने देखा कि 1 या 2 बार ब्लीडिंग हुई, ऐसे पेशेंट, उन्होंने देखा कि रात को खून मुंह से आ गया, सुबह हमने देखा थोड़ा मुंह से आ गया, एक ने देखा कि नहीं उसको पैखाने में भी खून आया, ये कहीं से भी आ सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आपने फौरी तौर पर उनको दिया, आपने जो प्लेटलेट काउंट जो आपको कम हो रहे थे वो फ़ौरन आपने सेल रिप्लेस किए, आपने उसकी इन्फ्यूजन लगा दी और दवाई दी, तो ये बच जाता है, ये पेशेंट बच जाए। होता है वही 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई एज नहीं होता। अगर इसमें कोई चीज़ डैमेज हुई है, फर्ज कर लो आपने देखा कि मुझे नज़र कम आ रहा है या आपने कान कम, सुनाई कम आ रहा है, तो ये परमानेंट डैमेज नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, ये सही हो जाएंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इस स्टेज पे आ जाएं तो उस टाइम दवाई से आप कवर करेंगे या सेल लगाएंगे? जिस तरह से आप होता है ट्रीटमेंट कि अब जो है वो सेल इतने कम हो गए, अब तो ये अरेंज करने पड़ेंगे और ये लगाने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये वो वाला स्टेज होता है कि दवाई से काम करेंगे या उनको सेल लगाने पड़ेंगे? देखिए बहुत ही खूबसूरत देखिए क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ ये अर्जेंट है, ये लोगों को पूरा नहीं पता होना चाहिए। इस स्टेज पे आपको सेल रिप्लेस करने पड़ेंगे, सामने। अब वो आप किसी तरह भी करें, आप छोटी ड्रिप लगाते हैं, इन्फ्यूजन लगाते हैं, सेल के बगैर लगते हैं, कोई ना कोई आप ऐसी इन्फ्यूजन देते हैं जिसमें ये चीज़ें पूरी होती हैं। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई गोली या दवाई से सही होगा, इसलिए कि इतना फिर मकदार में कोई दवाई, ख्वाह वो कहते हैं ना पपीते के पत्ते हों या उनकी मेडिसिन हो, वो भी इसको कवर नहीं करती। आपको रिप्लेस करना है, वो जल्दी करना है, विद इन 24 आवर आपको करना है, और आपको जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी है। सुबह सेल चेक करने हैं, शाम को चेक कर लें, दूसरे दिन सुबह चेक करने, और उसको दूसरे डैमेजेस देखने के वो उसको कितना हो रहा है। वो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ इस दफ़ा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हर अस्पताल में अच्छा अरेंजमेंट है। डॉक्टर जितने भी हैं काफ़ी हद तक वो पहले से जो है उससे अवेयर हैं कि ऐसा कुछ होगा, हम ऐसा करेंगे, ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। टेस्ट बड़ी जल्दी हो गए, डेंगू के पहले आपको मालूम बहुत मुश्किल हुआ करती थी, अब टेस्ट आसानी से मिल जाते हैं। इसमें जो एक ऐसा टेस्ट आ गया जो मैंने बताया कोविड में आखिर में आ गया था, जो एयरपोर्ट पे करते थे, बड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता था, ऐसे इसमें भी आ गया डेंगू में। जी हाँ, इसमें डेंगू NSI ये हम कहते हैं, यानी नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन टेस्ट। इसके अंदर ये होता है कि खुदा ना खास्ता एक उसी वक्त आपके पास एक डेंगू का पेशेंट आता है, वो आपसे कहता है कि शायद मुझे ये हो, आप कहते हैं मैं टेस्ट कराता हूँ। पहले ये टेस्ट नहीं थे, हाँ, आपने उसी वक्त वो टेस्ट लिया और पता लगा वो आधे घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आ गई। आपने कहा नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। यानी अभी बहुत तरक्की हुई है बिल्कुल साइंस ने, और जिसमें जो डॉक्टर हज़रात हैं, जो हमारी दूसरी फील्ड्स हैं, लैब डेटा है, बड़े जल्दी हमारे पास कलेक्ट हो जाता है और ये पेशेंट बच जाते हैं। कहने के सब मतलब ये है कि जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुँचे, अपनी डॉक्टरी नहीं करें। छोटे डॉक्टर जो केक हजरात हैं वो ये ना करें कि हम कवर कर लेंगे, नहीं बेटा हमें उसको रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे नहीं होगा ये, आप अपने सीनियर के पास भेजें और हॉस्पिटलाइज भेजें, हॉस्पिटल को भेजें, वो ताकि इसका डेटा भी तो देखेंगे ना कि डेंगू कितने कितने हो रहे हैं हमारे मुल्क में, सरल हमारे कि हमारे कहाँ से ये डेंगू के जो है पेशेंट आ रहे हैं, वो सब डेटा देखेंगे। और डॉक्टर साहब जो डेंगू जिसको हुआ है, मे भी हो सकता है कि उसको पहले से वो हार्ट पेशेंट हो, वो डायबिटिक पेशेंट हो, उसको और कितनी बीमारियां लगी हुई हो, और उसके साथ उसको एक स्ट्रॉन्ग, मैं कहती हूँ कि डेंगू भी लग चुका है, और आप अगर फिर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाएंगे तो मेरे हाल से जो उसको पहले से बीमारी है वो भी हावी होगी। बहुत प्यारी बात है ये, और मैं समझता हूँ कि ये
पढ़ लिखा माशरा ऐसा ही करता है, समझे ना, अच्छे लोग करते हैं, जमा करते हैं तो बच्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए कि जो लोग नहीं समझते उनको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाए, जो ऑप्शन डॉक्टर है वो सीधा आपको रेफ़र करता है। अगर वो खुद कवर करता है इमीडिएटली तो बेहतर होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेज पे ये पेशेंट अगर ट्रीट नहीं हुए प्रॉपरली और खुदा न खास्ता इनकी डेथ हो जाती है तो इनमें सबसे बड़ा हाथ उन पेशेंट का और पेशेंट का अटेंडेंट का है। उसमें ये मैं नहीं समझता कि डॉक्टर का इतना कोई बड़ा नेग्लिजेंस आता है, इसलिए कि हम तो पहले से तैयार बैठे हैं कि अगर ऐसे आओगे तुम आओ तो हम फौरी तौर पे तुम्हारा ट्रीट करें ना। हम समझते हैं, हमें ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैंने कहा ना, हमने करा लिया फ़ौरन डेंगू एन ऐसे इवन फ़ौरन आधे घंटे फ़ोन में रिजल्ट आ गया आपका, और हमने खुद भी देख लिया इसमें क्या हो रहा है। इसकी में क्लिनिक का फीचर, जैसे एक डेंगू का पेशेंट आएगा, मैंने कहा ना उसको सीवियर पेन होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, समझना, सर्दी इतनी लगेगी कि जिसमें आप समझे कि मलेरिया से भी ज़्यादा, टाइफाइड से भी ज़्यादा सर्दी, इतनी सर्दी अभी तक किसी फीवर में नहीं हुई। तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि ये तो डेंगू बुखार हो रहा है, समझना। इसी तरह दूसरे जो दर्द हो रहे हैं आपको, जो है बिल्कुल बॉडी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, ये डेंगू को आप क्लिनिकली भी डिटेक्ट कर लेते हैं आप। इसी तरह उसी पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये मलेरिया नहीं है या प्लस में है और ये टाइफाइड नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले तौर पर आप जो है अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके पास पैसे हों, आपके पास पैसे ना हो, आप डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएं। हर डॉक्टर जो होता है, देखिए वो इंसानियत के लिए बैठा है। हम लोग बैठते हैं, हम ये नहीं देखते क्या ये इसके पास पैसा है या नहीं। हम कहते यार ये बड़ा अहम पेशेंट है, इसको फौरी ट्रीट करो, या अदरवाइज ये कि बेहतर है तो आप फ़ौरन जिना सिविल सारे बैठ रहे हैं, हमारे अस्पताल है, कतर अस्पताल है, ये सब फ्री अस्पताल है और बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। अब हमारे यहाँ से भी रश होता है, तो इतने सारे शहर के लोग पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं, रश तो होगा ना, लेकिन जो मरीज़ उन डॉक्टरों के हाथ में पहुँच जाता है वो तकरीबन सही होके आता है वो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फ्रीली इसको देखें, कोई डिप्रेशन नहीं लें, कुछ नहीं, ये नहीं देखें कि आपके पास पैसा मौजूद है या नहीं। हमारे हुकूमत के इदारे पड़े हैं, आप मेरे पास आएँ, मैं देखूंगा, मेरा ट्रस्ट बना हुआ है, नहीं है कुछ बात नहीं, जेब से दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी जेब, आपकी जो है बीमारी तो ख़त्म हो, ऐसा होता है हमारा, बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सेल किस टाइम तक आप समझते हैं कि इतने हैं तो केस जो है वो कंट्रोल में है और इसके बाद अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है? पिछले दोनों जो तकरीबन 3 हफ्ते पहले डेंगू के हवाले से स्प्रेड हो गया था, पूरा एपिडेमिक था ये, तो कंट्रोल मुश्किल से हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि लोगों के पास चूँकि इतने पैसे भी नहीं होते थे और जब मरीज़ ज़्यादा थे तो हमारे पास आते थे, हम दोनों हम अपना ट्रस्ट भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी जेबों से भी दे रहे थे, आगे भी भेज रहे थे। अच्छी बात ये हुई कि मेरे हॉस्पिटल अभी तक और मेरे नोटिस में अभी तक डेथ कोई नहीं हुई है, डेंगू में कोई डेथ नहीं हुई है। और जो वो डेथ जो हॉस्पिटल में हुई है वो हुई है जो बहुत लेट पहुंची हैं, बहुत ज़्यादा पहुंचते पहुंचते अब डॉक्टर ने देख रहा है थोड़ी देर में दवाई टीका दी, डेथ हो गई। तो अब यार ये डॉक्टरों का तो काम नहीं है ना कि आप जो है जल्दी पहुंचते तो सब कुछ होता। हम यही मैसेज दे रहे हैं यार कि खुदा के लिए कोई भी मर्ज़ हो, आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो कहता है कि आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है तो आप घर में बैठ के इलाज कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन मशवरा ज़रूर करें। सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, फिर तो और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन अभी हमने सिर्फ डेंगू को, मलेरिया को, टाइफाइड को लिया है हमने। ये ऐसी चीज़ें, इसमें क्योंकि रिस्क है, ब्लीडिंग का रिस्क है, इसमें फीवर का रिस्क है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब ये हम इसको देख लेते कि ये हमारे कंट्रोल कैसे हो सकता है। देखिए, कंट्रोल करने के 2 तरीके, एक प्रिवेंशन होता है, एक इसका ट्रीटमेंट होता है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, ये सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। मलेरिया का इलाज मौजूद है हमारे पास और उसकी वैक्सीन भी है। टाइफाइड इलाज मौजूद है, वैक्सीन भी है। मैं कहता हूँ कि मलेरिया जिसको हो रहा है, जिसको टाइफाइड हो रहा है, जैसे ही इनका इलाज हो और इनके जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट हैं, इनके नेगेटिव हो जाते हैं, फ़ौरन वैक्सीन लगवा लें। अपने डॉक्टर से कहें कि टाइफाइड की वैक्सीन लगाएं। मैंने एक अरसे से, मैं मलेरिया की चूँकि अभी पूरी प्रॉपरली वैक्सीन नहीं है, वो इलाज ही हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो मैं टाइफाइड की वैक्सीन लगवाता हूँ एक अरसे से। और मरीज़ माशाल्लाह जो ये कहते थे कि साहब हमें हर साल बुखार आ जाता है और हमें बारह बुखार टाइफाइड, अब नहीं आता। तकरीबन 5 साल के लिए वो वैक्सीन बहुत हो गई है, तो वैक्सीन पे तवज्जो दें आप ज़्यादा। अच्छा, ये वैक्सीन हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल करके फिर थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। एक लास्ट सवाल है कि अमूमन जब भी टाइफाइड किसी को होता है तो मैं एक चीज़ ज़रूर सुनती हूँ कि हल्की ग़िज़ा दें, रोटी वगैरह ना दें। रोटी देने से टाइफाइड के मरीज़ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही है,
देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं सख्त होती, ग़िज़ा अगर खाते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें सिर्फ इतना कि मैंने आपको ये तो कहा था कि इसमें पेट में दर्द होता है, ठीक है। जब एब्डोमिनल पेन होगा तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हल्की ग़िज़ा करते हैं, है ना। हल्की ग़िज़ा का मतलब होता है कि वो जो आप रोटी या जो कुछ भी खा रहे हैं वो स्लोली जाएगी। अगर हम लिक्विड डाइट लेंगे तो वो आपके हाथों से गुजर के सीधी चली जाएगी। वरना पेट का दर्द का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी आंतों पे, ज्यूजिनम एक पार्ट होता है हमारे पेट में होता है, ये आंत का हिस्सा होता है, वहाँ जाके उसके जो लिम्फ यूनिट होते हैं वो ग़िज़ा जो आप पार्टी कर खाते हैं ट्रैप कर लेते हैं वो, तो वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि वो दर्द होगा, पेट फूलेगा। तो हम कहते हैं लिक्विड डाइट ले लो। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि आपके पेट में दर्द नहीं है, आप प्रॉपर्ली मैनेज हैं, सही हैं, दवाई आप ले लें, तो आप ग़िज़ा सारी खा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, टॉपिक दूसरा था पर बात यह है कि मुझे आज टाइम को पता ही नहीं चला। मुझे तो अभी ऊपर से आवाज़ आई कि सेगमेंट खत्म हो चुका है नहीं, और हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों इतना डेंगू पे बात कर रहे थे कि पता ही नहीं चला कि 1 घंटा गुजर चुका है। पर नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते आएंगे फिर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और टाइम देखते रहेंगे कि हम दोनों टॉपिक को कवर करें। आज डेंगू जो है वो हमारे लिए, हमने उसको बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया ना, इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।